नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया इंटरनेशनल प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, ईरान ने पहली बार अफगानिस्तान को डीजल सप्लाई किया है ट्रेन से। जी हाँ। और ये खफ से लेके हेरात जो रेलवे है उसके थ्रू ये सारा का सारा सप्लाई हुआ है। दूसरा, भारत भी अमेरिका से अब भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है। अगर ये दबाव नहीं है तो फिर क्या है? तीसरा, जो एसआईआर की जो चर्चा हो रही है 12 राज्यों के अंदर होने जा रहा है फर्स्ट फेज में, उसमें आसाम क्यों नहीं है, जबकि वहां भी तो इलेक्शन आने वाले हैं। देखिए साहब, जो बीजेपी को सूट करता है, जो पहले सूट करेगा वो पहले करेगा, लेकिन आसाम में नहीं करवाना क्योंकि उनको सूट नहीं करता और वहां पे उनकी वापसी हो सकती है। तो आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले आज बात करेंगे ईरान से पहली बार अफगानिस्तान में डीजल का सप्लाई ट्रेन से हुआ है। अभी तक मोस्टली जो सप्लाई होती थी सारी की सारी अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान से होती थी, लेकिन पहली बार अभी डीजल की पहली खेप मिली है, वो भी रेलवे के द्वारा। इसे अफगानिस्तान की हिस्ट्री में एक माइलस्टोन माना जा रहा है और इससे अफगानिस्तान की पाकिस्तान के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अफगानिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि उसके साथ कोई सी शोर नहीं है, यानी कि समुद्र नहीं लगा हुआ है। तो उसको लैंड लॉक्ड कंट्री होने के नाते या तो उसे पाकिस्तान के ऊपर या ईरान के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। और कोई भी फॉरेन का उसका व्यापार होता है तो हर चीज़ के लिए उसे पाकिस्तान के पोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। अब ईरान से जो सारा का सारा जो डीजल सप्लाई हुआ है ट्रेन से, इसे एक किस्म से एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है तालिबान के लिए कि वो धीरे धीरे अपने आप को पाकिस्तान से टोटली नहीं, पार्टली ही सही, डी लिंक कर रहा है। कुल मिला के 1120 टन डीजल जो है वो एक 20 वैगन्स थे ट्रेन के अंदर, कुल मिला के 20 टैंकर्स थे ट्रेन में, उसके द्वारा पहुंचा है। और एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा ये सारा का सारा अफगानिस्तान के अंदर सप्लाई किया गया है। अब ये जो ईरान से ख़ासतौर से हेरात से खफ रेलवे जो है, ये स्ट्रेटजिक इसका इम्पोर्टेंस भी है। और इससे पहले भी एक डिक्लेरेशन हुई थी मार्च 2024 में, और उस समय भी कुछ ना कुछ चीज़ें रेलवे से सप्लाई हुई थी। खाफ से लेके जो हेरात की जो रेलवे प्रोजेक्ट है, ये अफ़गानिस्तान और ईरान के बीच का एक जॉइंट प्रोडक्शन है रेलवे का। ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को, आने जाने को और एनर्जी के ट्रांसपोर्ट को ट्रेन से जोड़ने के लिए ये बड़े इम्पॉर्टेंट लाइन मानी जाती है। तो ये खाफ को वेस्ट अफ़गानिस्तान के हेरात से जोड़ती है। खाफ जो है ईस्टर्न ईरान में है और हेरात जो है अफ़गानिस्तान के अंदर है। ये जो प्रोजेक्ट था एक्चुअली काफ़ी पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन अब इसकी जो कनेक्टिविटी है ये अब अच्छी बेहतर हुई है और इससे पाकिस्तान के ऊपर जो फ्यूल की डिपेंडेंस है अफ़गानिस्तान की, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। इसके साथ ही भारत का जो अब रशिया से तो तेल खरीदना बंद हो रहा है और अप्रॉक्सीमेटली इंडिया रशिया से 17 लाख बैरल पर डे खरीद रहा था तेल, 17 लाख। और उसमें आधा तेल तो सरकारी कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल वगैरह, वो खरीदती थी और आधा जो था वो रिलायंस खरीदता था और उनको रिफाइन करते थे। लेकिन अचानक से जो अमेरिका का दबाव आया है, तो उस प्रेशर की वजह से भारत अब अमेरिका को खुश करने के लिए अभी जो पिछले हफ्ते के जो आंकड़े आए हैं लास्ट वीक के, और ये आंकड़े जो हैं 27 अक्टूबर तक के हैं, यहाँ कल तक के हैं। पिछले हफ्ते के अंदर भारत ने अमेरिका से करीब करीब पर डे 5.5 लाख बैरल ऑयल जो है इंपोर्ट किया है, जो 2022 के बाद ये हाईएस्ट है। इस मंथ के एंड तक यानी कि 31 अक्टूबर तक आते आते ये आंकड़ा करीब 5.25 लाख बैरल पर डे हुआ। ये 6.25 लाख या 6.25 लाख बैरल पर डे रिलायंस रूस से ले रहा था और इतना ही लास्ट अभी महीने में इंडियन ऑयल वगैरह भी रूस से ले रहे थे। तो ये सेम चीज़ अब अमेरिका से ली जा रही है।
ये बताया जा रहा है कि जो नवंबर के लिए बुकिंग है, अभी तक जो बुकिंग है वो ऑलमोस्ट 4-4.5 लाख बैरल पर डे की है, अभी से ही है। और ये और अब बढ़ती चली जाएगी इसके बाद में। तो इसका मतलब है कि इंडिया ने अपने आप को रशिया से हटाकर अमेरिका की ओर शिफ्ट कर लिया है। अब ब्रेंट क्रूड की प्रॉब्लम तो है ही है, और कच्चे तेल के दाम में कुछ अंतर भी हो गया है। उसके बाद रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, तो अब इंडियन रिफाइनरीज को अमेरिका से तेल खरीदना जो है थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। उसके बाद इराक है, सऊदी है, कुवैत है, यहाँ से भी तेल आता है। कुछ और ओमान वगैरह, यूएई वगैरह से भी तेल आता है, कतर से गैस आती है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे अचानक से अमेरिका को एक संकेत दिया जा रहा है कि हम आपसे भी बड़ी मात्रा में तेल खरीदने को तैयार हैं, और अब भारत के पास जब कोई रास्ता नहीं बचा है तो अब सारा का सारा तेल जो है वो अमेरिका से खरीदा जा रहा है। अब कौन कहता है कि भाई डरता नहीं है इंडिया, या मोदी को डर नहीं लगता है? मोदी को डर लगता है साहब। अगर डर ना लगता होता तो अचानक से अमेरिका से सरकारी कंपनियों के द्वारा ऑलमोस्ट 5.5 लाख बैरल पर डे तेल ये क्यों शिफ्ट करके खरीदा जा रहा है? ये डर ही तो है, और क्या है? ये प्रेशर भी है, ये डर भी है। और कहते हैं ना कि ये डर क्या नहीं करता है साहब, ये डर बहुत कुछ करता है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने अपना एक आखिरी हथियार ज्ञानेश कुमार के थ्रू, जो कि इलेक्शन कमिश्नर है, उसके द्वारा उठाया कि अब 12 राज्यों में एसआईआर होगी, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन्स जो हैं, लेकिन असम में नहीं होगी। और कई किस्म के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको पहचान के रूप में वो स्वीकार करेंगे, लेकिन आधार कार्ड को यहाँ भी नहीं उठाया गया है। आधार कार्ड को लेके काफ़ी बहस हुई थी बिहार के सिलसिले में, ख़ासतौर से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रवैया हमने देखा है कि हमेशा से चुनाव आयोग को लेकर ढुलमुल रहा है, और कभी भी उन्होंने कोई क्लियर आदेश, एक क्लियर वर्डिक्ट, एक क्लियर जजमेंट कभी भी नहीं दिया। हमेशा ढुलमुल रवैया था, और हाँ करेंगे, यहाँ कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, उसको आदेश देना ठीक नहीं है। इस किस्म की बातें, प्रवचन, भाषण बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट देता है, लेकिन चुनाव आयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है बिल्कुल ढीला और मोदी सरकार के साथ नज़र आता है। इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। अब आसाम के अंदर जहाँ पर ये विपक्ष ने कहा कि अगर आसाम के भी तो इलेक्शंस हैं अब, तो उसका एसआईआर क्यों नहीं है? अब इस चरण में यहाँ पे यूपी, बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, पौंडीचेरी, एमपी, लक्षद्वीप, केरला, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार में एसआईआर होगा। बंगाल में एसआईआर होगा क्योंकि वहाँ चुनाव है। आप सोचिए ना खुद, तमिलनाडु में एसआईआर हो रहा है क्योंकि अगले साल चुनाव है, लेकिन असम में नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग कहता है कि असम में सिटीजनशिप के नियम थोड़े से अलग हैं। भाई कैसे अलग हो सकते हैं? जो सिटीजनशिप के नियम हमारे बाकी भारत में वही नियम असम में होंगे, वो कोई अलग कंट्री थोड़ी है, और वहाँ पे प्रोसेस अलग तरीके से चलेगी। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी क्या है कि जो कई कम्युनिटीज़ के लोग हैं असम के अंदर, उनको वोटिंग राइट से कैसे बाहर किया जाए, ये सारा का सारा उनका वहाँ पे एक प्रोसेस होगा। और फिर चुनाव आयोग ने एक बार फिर से आधार कार्ड को छोड़ दिया कि आधार कार्ड जो है एक क्या कहते हैं कि डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिसके बेस पे मतदाता सूची में उसका नाम जोड़ा जाए। चलिए साहब, अब जो भी हो रहा है फिलहाल तो जो हो रहा है वो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन चैलेंज कौन करे इसको? जब सुप्रीम कोर्ट ही चुनाव आयोग से बात करने को तैयार नहीं है तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? हालांकि कांग्रेस का कहना है कि गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सब घुसपैठियों की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने घुसपैठियों को हटाया गया है। डिक्लेयर करना चाहिए कितने घुसपैठिए हैं, और असम के अंदर तो एसआईआर की घोषणा करनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ से पता लगेगा आपके पास घुसपैठिए हैं कितने। लेकिन सरकार भी तो डरी हुई है ना, घुसपैठियों का नाम ज़रूर लेती है, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन लेने में, उनके नंबर्स बताने में पीछे हट जाती है। तो ये थी हमारी पेशकश, और शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं।
किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका।